साथियों, सबसे पहले आप सबको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर्सनली हमारा ऊपर आप लोग इतना प्यार और इतना रिगार्ड, इतना रेस्पेक्ट रखा है, हम उसके लिए क्वालिफाइड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कॉमरेड रेड्डी ने एक विषय बताया, इस लीडरशिप का ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो हम आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, उस कॉन्फिडेंस को कभी भी 0.0% भी कम नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना हम लोगों का जिम्मेदारी। अभी रेड्डी साहब ने बताया नथिंग इज इम्पॉसिबल, उसका उदाहरण है हमारा ये दोनों नेता एस.एम. जोशी साहब और कॉमरेड मैथ्यू साहब। ये लोग ने इस फेडरेशन को स्थापित किया 1953 में कानपुर में। उसका बाद उसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ इसी कंट्री में 1954 में। उस समय साल में एक दफा कन्वेंशन होता है। उस कन्वेंशन में प्रस्ताव पास किया। ब्रिटिशर्स ने हमारा देश का वर्कर को डिवाइड करके रखा था, इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल करके। इंडस्ट्रियल का छुट्टी अलग है, नॉन इंडस्ट्रियल का छुट्टी अलग। देयर वाज ए बिग डिस्पैरिटी, छुट्टी में बहुत अंतर था एनईस और आईईस का बीच। उस डिस्पैरिटी खत्म होना चाहिए करके उस अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ 1954 में। 55 साल का लड़ाई है। It was a struggle of 55 years। उसका बाद 2006 नवंबर महीने में 54 में हमने शुरू किया आंदोलन। The disparity between industrial and non-industrial has to be removed in the matter of leave। उसके लिए हमने 1954 में जो आंदोलन शुरू किया, you have achieved it in 2006। 55 साल का लड़ाई। इसका मतलब क्या है? Nothing is impossible, everything is possible, लेकिन आपको कन्विक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वही इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में हम लोग नहीं, कभी भी नहीं जाना। सेमी स्किल्ड में भर्ती, सेमी स्किल्ड में ही रिटायरमेंट। ये का डिफेंस कर्मचारी का पैसा, आपका सबसे पुराना फैक्ट्री एमिनेशन फैक्ट्री करती। इस फैक्ट्री का वर्कर अनस्किल्ड में आता है, मैक्सिमम सेमी स्किल्ड में पहुंचता है। उसी सेमी स्किल्ड में 30 साल 35 साल 40 साल सर्विस करने के बाद रिटायर करने का। लेकिन उस परिस्थिति से एक मैथ्यू साहब एक्सपर्ट क्लासिफिकेशन कमेटी का चेयरमैन बन के उस कमेटी का साथ इतना लड़ाई करके, संघर्ष करके, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री का कितना भी सेमी स्किल्ड ट्रेड्स था उसको पूरा स्किल्ड में लेके आने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, वो फेडरेशन का डॉक्यूमेंट में आपको जाना पड़ेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। उसका बाद प्रमोशन नहीं था। कॉमरेड रेड्डी ने बोला यस, हम भी एक सेमी स्किल्ड में भर्ती हुआ। हमारा ट्रेड ऐसा ट्रेड है, वो इंजीनियरिंग ट्रेड को बराबर उसको कभी फिट नहीं करता। उसको भी आईटीआई है, उसको भी अप्रेंटिस है, सब है, लेकिन उस ट्रेड को, टेलर ट्रेड को कभी इंजीनियरिंग ट्रेड का साथ पैरिटी नहीं। लेकिन उस टेलर ट्रेड को भी एमसीएम तक, उसका बाद वो जात में जेडब्ल्यूएम भी बन सकता है, वो रास्ता बनाया यही कॉमरेड है। एवरीथिंग इज पॉसिबल कॉमरेड, ऐसा कुछ नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, योर डिमांड शुड बी जस्टिफाइड। उस डिमांड में लॉजिक होना चाहिए, उसको आर्गुमेंट करने का कैपेसिटी आपको होना चाहिए, तो कोई भी डिमांड आप अचीव कर सकता है। ये ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का विकास। अभी आपका ओएसडी को मिला,
हमारा सभी नेता लोग साथ में था। आने वाला दिन में वो जनरल मैनेजर होना, फैक्ट्री का जनरल मैनेजर कंपनी उसको पोस्टिंग किया हुआ इसकी तरह। पुराना मित्र है, पहले आर्ट फैक्ट्री बोर्ड में भी था, हम लोग का अपेक्स मीटिंग जैसी मीटिंग में भी कभी कभी आता था, परिचय तो है। तो अंदर गया, हम लोग बैठा, हमको एक सवाल पूछा, अब सुश्री कुमार आपका मिशन अभी किधर तक है? सबको मालूम है हमारा मिशन क्या है, कारपोरेशन को खत्म करना, वही तो मिशन है। तो उन्होंने पूछा, हमने उसको जवाब दिया, साहब एआईडीएफ का 3 मिशन है, वो तीनों मिशन लेके हम लड़ाई में है, संघर्ष में है, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। एक तो कारपोरेटाइजेशन, सरकार के पास मेजॉरिटी है, किसी से बात करने का जरूरत नहीं है। 5 मिनिस्टर ने हमको राइटिंग में दिया, हम कारपोरेटाइजेशन नहीं करेंगे, उसको वायलेट करके सरकार ने कारपोरेशन कर दिया, 7 टुकड़ा कर दिया, लेकिन एआईडीएफ जोड़ा नहीं। एआईडीएफ उस डिसीजन को मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज। हम लोग को मालूम है ये बहुत बड़ा आंदोलन है, ऐसा नहीं है, इट्स अ बिग फाइट, बिकॉज़ ये पॉलिटिकल डिसीजन। कल ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया, आपको मालूम है आर्मी में भी कॉन्ट्रैक्ट हो। हम लोग पहले भाषण में बोलता था, अरे साहब कॉन्ट्रैक्ट होगा इस देश में, अब आर्मी को भी एक दिन आएगा कॉन्ट्रैक्ट में देगा करके बोलता था। हम भी एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसा भाषण में बोलता था आर्मी में भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा सर। लेकिन अभी कल निर्णय हो गया, 4 साल के लिए आर्मी में नया लड़का को भर्ती करेगा, 4 साल के बाद उसको भगाएगा, 25% विल बी रिटायर्ड और 75% को भगाएगा। ये कोई तरीका है? आर्मी का रिक्रूटमेंट ऐसा होता है, आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो उसको लेके अभी कल से आप अखबार पढ़ो, गोदी मीडिया और सरकार का मीडिया बहुत स्वागत कर रहा है, वो बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन। लेकिन बहुत रिटायर्ड जनरल्स, उन लोगों का आर्टिकल्स भी अभी आ रहा है, इंटरव्यूज आ रहा है, उन्होंने सब उसको विरोध किया। एक ही उदाहरण बोल के फिर हमारा सब्जेक्ट में वापस आ रहा हूं। कल एक लेफ्टिनेंट जनरल शंकर, उसको हमने वकील नोटिस किया, आप सबको मालूम है। उन्होंने आर्टेक्स फैक्ट्रीज के खिलाफ में बहुत आर्टिकल्स लिखा, हम लोग उसको प्रोटेस्ट करके काउंटर भी देता था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में ऐसा ये आर्टिकल लिख दिया आप लोगों के खिलाफ, मतलब फेडरेशन के खिलाफ। उन्होंने ऐसा लिख दिया कि लोग एक कॉर्पोरेशन के खिलाफ में आंदोलन कर रहा है, चाइना बॉर्डर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उसका मतलब इस आंदोलन का पीछे चाइना का भी हाथ है। लिख दिया, और प्रेसिडेंट साहब से डिस्कस किया, टॉपिक को ऐसा ऐसा लिख रहा है, करना हम लोग। फिर डिसाइड किया इसको एक वकील नोटिस इशू करें। वो आईआईटी का प्रोफेसर है चेन्नई मद्रास में, तो वकील नोटिस इशू किया, यू हैव टू अपोलोजाइज, नहीं तो यू हैव टू प्रूव हमारा इस आंदोलन में आप बोल रहा है एक विदेश देश चाइना का हाथ है करके आप बोल रहा है, ऐसा दुष्प्रचार हमारा फेडरेशन के खिलाफ में आरोपण कर रहा है, आप इसको माफी मांगना पड़ेगा, तो उसको वकील नोटिस दिया। इंडियन एक्सप्रेस को भी दिया, इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश कर दिया। वो हमारा एक्सप्रेस का व्यू नहीं है, वो उसका इंडिविजुअल का व्यू है, हमारा ऐसा आपको डिफेम करने का हमारा उद्देश्य नहीं करते, उन्होंने बोला। लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हम लोग के खिलाफ में दिखना बंद कर, कारण उसका डायरेक्टर को भी हमने कंप्लेंट किया, ये तुम्हारा प्रोफेसर है बाबा, सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स में आता है, इन्होंने ऐसा झूठ के ऊपर एक पत्र में लिख दिया, इसके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए करके, उधर तो इनको शोकास नोटिस वगैरह दिया, उन्होंने जवाब भी दिया, तो वो मैटर हमारा वकील भी बोल दिया आपको इसका पीछे क्यों जा रहा, बाकी काम देखिए। उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा उसी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर, वो भी इसका खिलाफ नहीं लिखा है, ये गलत सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए करके, लेकिन अंतिम में एक 2 लाइन लिखा उन्होंने, हम एक ट्राइबल एरिया में पोस्टेड था,
उस समय वो ट्राइबल लोग आके आपको रिक्वेस्ट किया, साहब हमारा बच्चा लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको हाई फाई नौकरी नहीं मिलेगा, आप थोड़ा आपका जवान को लेके हमारा बच्चा लोग को थोड़ा आर्मी में ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग करो। तो अभी बोला ठीक है, अच्छा है, ये ट्राइबल लड़का लोग को भी आर्मी में आने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने फिर ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसका बाद उनका साथ एक जेसीओ था, उन्होंने एक दिन प्राइवेटली उनका पास आके बोला, साहब आपसे कुछ हमको बात करना है। बोलो बोलो। साहब आप बहुत गलत काम कर रहा है, आप एक ट्राइबल लड़का तो उनको ट्रेनिंग कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। उन्होंने पूछे क्यों बाबा, इनको भी आर्मी में आना चाहिए। तो वो जेसीओ ने उनको बताया, साहब वो तो ठीक है, आप बोल रहा है उनको उधर आना चाहिए करके बोल रहा, सब ठीक है, लेकिन आप इससे आप 50 ट्राइबल लड़का लोगों को ट्रेनिंग कर रहा, मान लीजिए 10 लोगों को आर्मी में नौकरी मिल गया, 40 लोगों को नहीं मिला। वो 40 लोग आप आर्मी के लिए ट्रेनिंग किया, वो किधर जाएगा, सीधा नक्सलाइट में ज्वाइन करेगा। तो आप खुद ट्रेनिंग करके इस लड़का लोगों को नक्सलाइट में क्यों भेजना। कुछ संघर्ष लिख रहा है, हम कन्विंस हो गया उनका, इसमें हम नेक्स्ट डे से उनका ट्रेनिंग बंद कर दिया। इसलिए इस देश में वो डेंजर भी है। आप 4 साल उसको आर्म्स, एमिनेशन, वेपन डील करने का, उसको रिपेयरिंग करने का, उसको मेंटेनेंस करने का, उसको हैंडल करने का, अब ट्रेनिंग देने के बाद उसको बाहर भगाएगा, उनको किधर भी नौकरी नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली उसका भविष्य क्या होगा। ऐसा करके शंकर ने लिखा, ये था बहुत जनरल सभी लिख कर रहा है, लिख रहा है। हमको भी कुछ पत्रकार बोलता, आप भी बोला ये भी गलत डिसीजन है, मिसएडवेंचर। जैसे आर्मेंट फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज किया, ऐसा ये भी एक मिसएडवेंचर। इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, ये सरकार है ना कॉमरेड, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। अरे मिनिमम पार्लियामेंट में डिस्कस करो, ठीक है, तुमको तो मेजॉरिटी है, ऐसा ही तो पास कर सकता तुम, फिर भी तो डिस्कस तो करो। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू भी सुनो, वो भी तो जनता का रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका ओपिनियन भी सुनो। नहीं तो कितना रिटायर्ड ऑफिसर्स है, उनसे बुला के बातचीत करो, ये क्या ये सिस्टम ठीक है गलत है, बात करो। लेकिन कुछ भी नहीं किया, आर्बिट्रेरीली डिसीजन। ऐसा ही था हमारा कॉर्पोरेशन इशू में। सो इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। हमने आपका वॉइस को वही बोला, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकली सरकार को विड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमारा पास क्या रास्ता है, हम तो सरकार को बदल नहीं कर सकता, वो देश का पूरा जनता का काम है। जब तक हमको फाइट तो करना पड़ेगा। इसीलिए आपने मद्रास हाई कोर्ट में केस में 1000 पॉइंट्स हम लोग ने उस पिटीशन में रेस किया। बहुत पॉइंट्स को सरकार का साथ कोई जवाब नहीं। ये 5 मिनिस्टर का अग्रीमेंट तुमने तोड़ दिया करके एआईटीएफ ने जांच किया पिटीशन में, उसको क्या जवाब दे रहा है? वो उस समय का अग्रीमेंट है, अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा हो सकता है, उसको इस देश में कोई भी अग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई भी अग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो देयरफॉर कॉमरेड्स, हमने ओएसटी को यही बताया, हमारा सबसे पहले मिशन है आप कॉर्पोरेटाइजेशन को विड्रॉ करना, नंबर 1। वो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी चलेगा, तब सरकार परिवर्तन होगा, कोई नया सरकार आएगा, उसका सामने हम रखेंगे। नंबर 2, हमारा सर्विस कंडीशन को प्रोटेक्ट। कॉमरेड रेड्डी ने आपको बताया, आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई शुड रिटायर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नो, हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में आप किधर भी नहीं लिखा, nowhere written in the appointment order that एक दिन हम आपको कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा। हमारा एचपीएफ आवड़ी में इधर भी रहेगा, हमारा एचपीएफ आवड़ी में कुछ वर्कर है, एचपीएफ का अप्रेंटिस था, उनको नौकरी मिला बीएचईएल, बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अच्छा तनख्वाह मिलता है, लेकिन उधर राजीनामा करके एचपीएफ में फिर वापस आ गया। तो उसको आप बोल रहा है तुमको हम कॉर्पोरेशन बनेगा। अरे हम तो कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी था, वो नौकरी रिजाइन करके हम सरकार नौकरी डिफेंस में सेवा करने के लिए इधर आया। अब अभी 15 साल के बाद बोल रहा है आपको कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा। हमारा रिक्रूटमेंट ऑर्डर में किधर है वो कंडीशन? तो इसीलिए हमारा रिटायरमेंट तक हमको सरकार कर्मचारी में रहना है, ये हमारा सेकंड मिशन है। तीसरा मिशन क्या है?
अल्टीमेटली तो फैक्ट्री इस देश का है ना, इस फैक्ट्री मोदी का नहीं, सीएमडी का नहीं है, सब टेम्पररी लोग हैं। मोदी बदल हो जाएगा, सीएमडी बदल हो जाएगा, डायरेक्टर बदल हो जाएगा, इस फैक्ट्री इस देश का फैक्ट्री। हम लोग का 5 जनरेशन का जन्म का पहले ही इस फैक्ट्री इधर है पूना में, तो इस फैक्ट्री स्कूल में फैक्ट्री रिवाइव करने के लिए फैक्ट्री को वर्कलोड चाहिए, उस वर्कलोड एग्जीक्यूट करने के लिए सफिशिएंट मैन पावर चाहिए। हमारा तो गंगा में अभी 10-15% 20% कोल की बंद करके तुमने रिड्यूस किया, वो आपको वापस मिलना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड मिशन है। सरकार ने खुद आपका एआईडीएफ का पिटीशन में राइटिंग में दिया, ये सब आप लोग ने इनका कन्वेंशन किया हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का, उस समय भी आप लोग बताया, सरकार ने खुद राइटिंग में दिया जब तक एम्प्लॉई ऑप्शन नहीं देगा तब तक वो एम्प्लॉई सरकार कर्मचारी ही रहेगा। आप लोग क्या सरकार तो फंस गया कोर्ट केस में, गवर्नमेंट themselves have to give it in writing। इन लोग जब तक ऑप्शन नहीं देगा तो इन लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से, तो उसका एडवांटेज हमको लेना है। हम तो चिट्ठी लिख दिया INTWF छोड़ के बाकी सभी लोग इंक्लूडिंग ऑफिसर एसोसिएशन राइटिंग में दिया रक्षा मंत्री को, we don't want to join your party। हम रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी रहना, 99% एम्प्लॉइज उसका फेवर में है, लेकिन कुछ लालच तो लेके आएगा ना। 4 इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, कैसे BSNL को किया, 1000 रुपया आपको मिलेगा, कब 2000 में एक टेलीफोन फ्री मिलेगा। उन लोग भी उस समय नहीं सोचा, आपको BSNL बनाने के बाद अंबानी को, अदानी को सबको लाइसेंस देगा टेलीफोन के लिए, उन लोग दस्तखत कर दिया, कॉर्पोरेशन हो गया। आज परिस्थिति क्या है, हमारा पास 2 मोबाइल है BSNL का, दोनों में सिग्नल नहीं आता, दोनों में सिग्नल नहीं आता, तो आप ऐसा लोग जो कांटेक्ट में रहना है वो सिग्नल नहीं देते, क्या करेगा, जानबूझ के BSNL को खत्म करना सरकार। तो इसीलिए आपको लालच लेके आएगा, हम 4 इंक्रीमेंट देगा, 2 प्रमोशन देगा, एग्जामिनर को बोलेगा तुमको कोई इंसेंटिव नहीं, आपको इंसेंटिव मिलेगा, JWMs को बोलेगा आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन उस लालच का पीछे हम लोग गया तो आप सबको, इसीलिए वो ये आर्मी का उदाहरण बोलना चाहता हूँ। व्हाट इज द रीजन, इनका पास क्या रीजन है, ये 4 साल के लिए क्यों रिक्रूट कर रहा आर्मी में, टू रिड्यूस द पेंशन लायबिलिटी, टू रिड्यूस द पेंशन लायबिलिटी। पेंशन देने के लिए सरकार का पास पैसा नहीं, इसीलिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में अब आर्मी में रिक्रूट कर रहा है। सरकार इतना बड़ा है, सरकार का पास पैसा नहीं है पेंशन देने का, इस कंपनी का पास पैसा किधर से आएगा कॉमरेड, आपको 4 इंक्रीमेंट 5 इंक्रीमेंट इंसेंटिव देने का, सब झूठ। इसीलिए अब हम लोग का सेकंड मिशन ये होना चाहिए, अभी तो कोई लोग पैकेज नहीं बना, INTWF की एक चिट्ठी दिया, सब तुरंत पैकेज बनाओ, हमारा वर्कर इमीडिएटली दस्तखत करेगा करके उन्होंने चिट्ठी दिया, लेकिन अभी तो कोई पैकेज बनाया करके हमारा जानकारी में नहीं है। ठीक है, बनाएगा, कारण आपका डेपुटेशन एज पर कैबिनेट डिसीजन 2 साल के लिए, अभी 1 साल खत्म होने वाला है सितंबर महीने में, दूसरा साल में हम लोग घुसेगा अक्टूबर 1 तारीख से, तो 2 साल के बाद फिर क्या होगा। Therefore, आप लोग सब एक निर्णय लेंगे, एक एम्प्लॉइज को कन्विंस करेगा, हम ऑप्शन नहीं देगा आपका कंपनी में ज्वाइन करने। I am recruited as government employee, I will retire as government employee। वो कर्तव्य लेके हम लोग को काम करना पड़ेगा। यह नंबर 2 मिशन। नंबर 3 मिशन क्या है, हमने बोल दिया वर्कलोड चाहिए। अभी रक्षा मंत्री से हम लोग फाइट कर रहा है, आर्मी से फाइट कर रहा है, हमारा 41 फैक्ट्रीज को पूरा वर्कलोड चाहिए। अभी कल बोल रहा है 10 लाख वैकेंसी हम फिलअप करेंगे, अखबार में आया 10 लाख वैकेंसी हम फिलअप करेगा, कैसा फिलअप करेगा, क्या फिलअप करेगा मालूम नहीं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ 50,000 पोस्ट वैकेंट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने यही सरकार ने बोला है, हमारा तो 75,000 कर्मचारी है, उसी में हम इसको फ्रीज करेंगे, रिक्रूटमेंट हम फ्यूचर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं करेंगे।
रेलवे में 92,000 पोस्ट अबॉलिश कर दिया। अखबार में आया, आप सब देखना। अब किधर से 10 लाख रिक्रूट करेगा, कैसे रिक्रूट करेगा? ऐसा ही करेगा 2 साल 3 साल के लिए। अगर आर्मी भी तो 4 साल कर रहा है तो आपको भी 3 साल 2 साल करेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी लेबर कोड में है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट है? अब 2 साल 3 साल इधर काम करने के बाद बाहर जाके फिर इतना तनख्वाह तो नहीं मिलेगा। अभी हमारा एक सर्विस मैन है, उन लोगों को क्या नौकरी मिलता है आप देख लीजिए। थोड़ा स्टडी के लिए 10% उनको कोटा है गवर्नमेंट जॉब की, पब्लिक सेक्टर में 10% उनको कोटा है। लेकिन आप जिधर भी जाओ, कोई भी फ्लैट में जाओ, गेटेड कम्युनिटी में जाओ, उधर का सिक्योरिटी हमारा एक सर्विस मैन 12 घंटा काम करना पड़ेगा, 10,000 रुपया तनख्वाह। अभी ये लड़का 40,000 रुपया उसका लास्ट तनख्वाह है, सरकार बोल रहा है 4th ईयर ही विल गेट 40,000 रुपीस। उसमें उनको 30% रिकवरी करेगा एक फंड के लिए। अब 40,000 में अब रिटायर होकर घर जाएगा, घर की मार्केट में हमको 40,000 रुपया में कौन नौकरी देगा इस पूना में, बताइए। हम 40,000 को एक लाइफ स्टैंडर्ड से कैसे हम लोग 54 आवर्स 51 आवर्स ओटी का मुताबिक हमारा बजट है, अकॉर्डिंगली हम ईएमआई पेमेंट करता है। अभी ऑल ऑफ ए सडन ओटी बंद हो गया। अब ओटी बंद हो गया, इनकम 20% कम हो गया, 30% कम हो गया, अब ईएमआई कैसे पेमेंट करेगा? वही परिस्थिति उसको भी आएगा ना। 40,000 उसको 4th ईयर में मिलेगा। 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद 75% विल बी थ्रोन आउट। ये 75% लड़का लोग बाहर आके इसको 40,000 का ऊपर किधर भी नौकरी मिलेगा, उसके लिए सरकार के पास कोई स्कीम है नहीं है। इसलिए इस कंपनी का ऊपर ज्यादा विश्वास रखिए। आप लोग कभी भी अब कंपनी ज्वाइन करेगा करके ऑप्शन नहीं देना कॉमरेड्स, ये आप ध्यान में रखिए। फिर हमारा मेजर मुद्दा है एनपीएस, वो भी हम लोग कोर्ट में चैलेंज किया। आप कौन सा रूल में आपको डीम्ड डेपुटेशन में भेजा? रेड्डी को भी वही रूल है, पुजारी को भी वही रूल है, शशि का भी वही रूल है। आप नया लड़का है, नया जवान है, आपको भी वही रूल। 37A ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1973 सवाल कोर्ट में हम लोगों ने रेज किया, बाबा ये 37A किसको अप्लीकेबल है? कौन सीसीएस पेंशन रूल में आ रहा है उसी को अप्लीकेबल है? वो कौन है? 31/12/2003 तक कौन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया उसी को सीसीएस पेंशन रूल अप्लीकेबल है। एक के 2004 के बाद किसको नौकरी मिला, दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल टू देम। उनके लिए एनपीएस का नया कानून आ गया, तो ये कानून हमारे लिए अप्लीकेबल ही नहीं है। द रूल विच इज नॉट अप्लीकेबल टू मी, अब उस रूल में हमको डीम्ड डेपुटेशन में भेजना, ये कैसे होगा? सरकार का पास कोई जवाब नहीं। जवाब क्या दिया? उल्टा 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 जवाब दिया। नहीं, किसी किधर भी रूल नहीं तो हम दूसरा कोई रूल नहीं तो उस रूल को यूज करने का सरकार का अधिकार है। ये कोई जवाब? आप खुद बोल रहा है सीसीएस पेंशन रूल का प्रियम्बल में, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू दोस हु आर रिक्रूटेड आफ्टर 1/1/2004. दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ओनली दोस हु आर रिक्रूटेड आफ्टर December 31/12/2003. वो रूल ही हमको एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस रूल का 37A को यूज करके आप हमको कैसे डीम्ड डेपुटेशन में दे सकता है? उसका कोई सीधा जवाब नहीं है। वो क्या बोल रहा है? सरकार को वो पावर है, कुछ पर्टिकुलर इश्यू में कोई भी रूल नहीं तो ऐसा कोई रूल दूसरा रूल में है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको रिपोर्ट में हम लोग फाइट करना पड़ेगा। फिर एनपीएस का अभी 18 साल हो गया था, 18 इयर्स कंप्लीटेड। फेडरेशन का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में विस्तार में डिस्कस किया, हम लोग एनालाइज किया। 18 साल के बाद अभी हमारा लोग तो रिटायरमेंट में जा रहा है एनपीएस में, उसको कितना पेंशन मिल रहा है? 30,000 35,000 उसका बेसिक पे है। 18 साल सर्विस हो गया, अभी उनको मिल रहा है 2,000 से लेकर 3,500 तक। वो फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा, एंड उसका साथ कोई डीए का लिंकेज नहीं है। उसी आदमी
पुराना पेंशन में जाएगा तो मिनिमम पेंशन बेसिक पेंशन 9%, उसका ऊपर का 3% डीए, 1% डीए, 50% डीए, कितना डीए मिलेगा उतना डीए उनको भी मिलेगा। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं। सरकार ने नेशनल काउंसिल जेसीएमए का पुरोहित साहब जिंदा था, अभी उस मीटिंग में, उस मीटिंग में सरकार ने राइटिंग में दिया एनपीएस कभी भी वर्कर को नुकसान नहीं करेगा। पुराना पेंशन में कितना मिलता है उतना बराबर एनपीएस में भी मिलेगा। So the NPS is going to be a win-win situation for both employees and government. ये मिनट्स में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। लेकिन अभी 18 इयर्स का बाद 2004, अभी 2022 में है हम लोग, 18 इयर्स होगा। अब 18 इयर्स का बाद ये मालूम हो रहा है इसकी सब बकवास, सरकार का कोई भी कमिटमेंट इधर लागू नहीं हो रहा। इसलिए अभी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, पंजाब भी अनाउंस किया विड्रॉ करेगा। अब इस सभी स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर प्रेशर है। इस परिस्थिति में एआईडीएफ ने एक निर्णय लिया, ऑलरेडी वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एनपीएस, बट इस एनपीएस का आंदोलन को और जोर करने का बहुत जरूरत है। इलेक्शन आने वाला है, अब ये 4 साल के लिए आर्मी में नौकरी 10 लाख हम फिलअप करेगा करके बोल रहा है, ये सब 24 का इलेक्शन में दिमाग में रहे। अब उस इलेक्शन को हम लोग भी यूज करेंगे। अभी 2 दिन का पहले जेपी नड्डा आपको मालूम है बीजेपी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हिमाचल का ही है, उन्होंने गया हिमाचल, उधर भी असेंबली इलेक्शन होने वाला है, उधर का स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने उसको पकड़ लिया। कारण था वो उधर का एमपी था, उस समय तो पोस्ट पे नहीं था, ऑर्डिनरी एमपी था। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उसमें उन्होंने बोल दिया एनपीएस को खत्म करना है, हम आपका साथ। अभी तो बीजेपी का अध्यक्ष हो गया, तो उसको पकड़ लिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने शिमला में। तब हम ऐसा आश्वासन दिया, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, हिमाचल को आपका ही गवर्नमेंट ने विड्रॉ नहीं कर रहा है, आप कुछ करो। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, नहीं प्रधानमंत्री का दिमाग में है, प्रधानमंत्री के साथ हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया, प्रधानमंत्री कुछ रास्ता निकल रहा है आप लोगों के, ऐसा उन्होंने। ठीक है, वो पॉलिटिकल रिप्लाई है, लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को एक ही राजनीति है, हमारा एनपीएस खत्म करो, हमको पुराना एनपीएस दे दो, यही तो हम लोग का राजनीति। हम लोग को दूसरा कोई पॉलिटिकल राजनीति होती है। देयरफॉर हम लोग ने ये निर्णय लिया इस आंदोलन को और स्वांग से लेके जाना है। पिछले 2 साल कोरोना का वजह से ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अभी तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गया। फिर हमने दिल्ली में गया, रेलवे फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी मिश्रा जी से बात किया, बोला हमारा फेडरेशन का निर्णय ये है, आप लोग सब आके दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार कर्मचारी का, एनपीएस हमको नहीं चाहिए, हमको पुराना पेंशन चाहिए। एक ही डिमांड है, दूसरा कोई डिमांड नहीं रखना, एक सिंगल डिमांड का ऊपर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम लोग भी उसके बारे में सोच के कुछ करेंगे। परसों हमने दोनों को चिट्ठी लिखी, ये आपको भी चिट्ठी लिखा है, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्फेडरेशन, उनको भी हमने चिट्ठी लिखा, आप सब आ जाओ, सितंबर महीने में तब पार्लियामेंट का सेशन है, उस समय एक यूनाइटेड जॉइंट मूवमेंट एनपीएस के खिलाफ में आप लोग करेंगे करके अभी वो भी हम लोग का निर्णय। तो साथियों, पार्टी ओएसडी का सब कुछ इश्यू डिस्कस किया, कारण आपको मालूम है जीएम छुट्टी में आपका वोटी को लेके अभी सेक्शन बर्जर कर रहा, हमने उसको पूछा ये सेक्शन बर्जर का लॉजिक क्या है। कुछ भी काम करने का समय एक लॉजिक होना चाहिए। बोला हमारा भी 42 इयर्स सर्विस हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन, हम ये ग्रास रूट लेवल वर्कर है, ऐसा नहीं हम ऊपर से आए, हम तो सेमी स्किल्ड वर्कर से ही हमारा आज भी हम फैक्ट्री में जा रहा है, वर्कर का साथ हमारा संबंध। एक क्लोथिंग फैक्ट्री का इलेक्ट्रीशियन का काम और एक एमिनेशन फैक्ट्री का इलेक्ट्रीशियन का काम, ये क्या दोनों बराबर है? सिंपल क्वेश्चन हमने ओएसडी को। एक इलेक्ट्रीशियन क्लोथिंग फैक्ट्री में है, उसका नेचर ऑफ वर्क, और एक एमिनेशन फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, उसका नेचर ऑफ वर्क दोनों बराबर नहीं है। तो सेक्शन आपने मर्ज करने का समय
आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोग को सरप्लस करना। सरप्लस किधर है ये बताओ ना। सरप्लस तो कोई भी फैक्ट्री में नहीं, पर आप सरप्लस कैसे डिक्लेयर करें? आप बोल सकता है जेडब्ल्यूएम सरप्लस, लेकिन एमिनेशन फैक्ट्रीज में मेनली और हेवी इंजीनियरिंग फैक्ट्री लाइक एचवीएम इंजन फैक्ट्री मेडक ऐसा फैक्ट्रीज में वर्कर का साथ मिलकर चार्टन भी मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा, जेडब्ल्यूएम भी करना पड़ेगा, वर्कर अकेला नहीं कर सकता। तो फिर आप कैसे बोल सकता है? इसीलिए नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आप जीएम है तो हम जीएम को ये बोल सकता था, लेकिन अभी जीएम नहीं है, आपको आईपीसी है, आपको ये बोल रहा आज ठीक है। जीएम भी बनाया, एमआईएल बनाया, कोई भी बन सकता, अभी बॉडी भी बनाया कॉर्पोरेशन का, हम एक्सेप्ट करें। बॉडी भी बनाया एनपीएस, हम क्या एक्सेप्ट करें? कोई भी बन सकता है, लेकिन उसमें अबरेशंस है, उसमें अनोमलीज है, उसमें इलॉजिकल है, उसको बोलना पड़ेगा। उसको भी समझ में आया कि आल्सो एग्री देयर आर सर्टेन अबरेशन, लेट अस व्हाट डस वी कैन डू करके उन्होंने बोला। फिर हम लोग ये भी बोला मॉडर्नाइजेशन। अभी ये तो हमारा गांव का सुनील बैठा है, उसका फैक्ट्री में कितना मॉडर्न मशीन है, लेकिन इस फैक्ट्री का मैनेजमेंट ने अभी भी प्रिमिटिव मशीन, तब एमिनेशन बनाने का मशीन इन्वेंट किया ब्रिटिशर्स, तो वही मशीन में चल रहा है। बड़ी प्रोडक्टिविटी का बड़ा, अगला साल 1000 का लोड है, 900 करोड़ का लोड है, ठीक है, अच्छा लोड है, सब कुछ है, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आएगा तो भी ठीक है, लेकिन करने के लिए तो मशीन चाहिए, मॉडर्न मशीन चाहिए। तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया, आप इमीडिएटली मॉडर्न मशीन का काम शुरू कर दो। उनको बारगांव का एक्सपीरियंस है आपका ओएसडी का, आप करो मॉडर्नाइजेशन करो। ये सब करने का आजकल बहुत, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का नाम पर बिना मतलब का मिशन लेके रखने में कोई मतलब नहीं। यू हैव टू एनालाइज यूनियन का साथ, पर्सनालिटी का साथ बैठ के डिस्कस करो, इसमें कौन सा सेक्शन में नया मिशन चाहिए, ये सब डिस्कस करके फैक्ट्री का क्या जरूरत है वो मिशन को लेके आओ। ऐसा नहीं है कोई मिशन लेके आएगा, पर ऐसा बहुत मिशन हमने देखा, अभी तक उसका पैकेज भी ओपन नहीं किया बहुत फैक्ट्रीज में। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी ओपन करने के बाद उसका स्थिति क्या है? वो मिशन ने इटली सप्लाई किया, बल्गेरिया सपोर्ट किया, बेल्जियम सपोर्ट किया, अभी उसका बाद उसका स्पेयर्स भी नहीं है, कारण उन्होंने उसका अगला वर्जन में चले गए। ये सब हमारा अंडर प्रैक्टिस का दिक्कत है, वो सब आपका ओएसडी से आप लोग बात किया, इसलिए कॉमरेड्स अभी ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, कारण हमारा भी काम है फेडरेशन ऑफिस में आकर तो वापस चले जाना। हम आपको इतना ही अपील कर रहा हूँ, बहुत दुष्प्रचार आपका बीच में आएगा, बहुत लालच आपका बीच में लेके आएगा, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक सिंपल उदाहरण बोल के, दो इश्यू बोल के आई विल कंप्लीट इन 2 मिनट्स। 2 महीने का पहले एक सर्कुलर आया सीएसडी कैंटीन को लेकर, तब कॉर्पोरेशन बनाया अक्टूबर 21 में, हमारा कुछ सब जगह में नेटवर्क है इसलिए हमको कवर मिला। सबसे पहले मिनिस्ट्री का डी मूव सेक्शन है, वो सीएसडी कैंटीन डील करता है। उन्होंने एक नोटिस पुटअप किया, अटल फैक्ट्री कॉर्पोरेशन हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को कैंटीन एलिजिबल नहीं है, इसीलिए कैंटीन को बंद करना। का डीलिंग स्टाफ हमारा दोस्त का हमको फोन करके बोला, साहब ऐसा एक नोटिस पेपर हो रहा है, आप कुछ कर रहा है तो कर। फिर हम उसका डीलिंग डिप्टी सेक्रेटरी को फोन पे बात की, ने बोला भाई साहब आप सरकार का चिट्ठी पढ़ो, वो बिल्डिंग का नाम बदल हो गया, नाम बदल नहीं था। आई एम स्टिल डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय। सरकार कुछ बोल रहा है, हम 2 साल के लिए डीम्ड डेपुटेशन में, तो आप किधर पीएसयू कर्मचारी बनाया? सीएसडी कैंटीन तो कर्मचारी के लिए है, हम तो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय है, हमको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसका जॉइंट सेक्रेटरी से बात किया, तो वो नोटिस पुटअप नहीं हुआ, लेकिन बहुत आर्मी कैंटीन्स ने इस इशू को रेफर कर दिया। फिर अभी मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर इशू किया, क्लैरिफिकेशन इशू किया, अटल फैक्ट्री हैज बिकम कॉर्पोरेशन, लेकिन अटल फैक्ट्री कर्मचारी सरकार कर्मचारी है, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय है, उनको 2 साल तक कैंटीन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? आप 2 साल के बाद आप कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा, सबसे पहले आपका विक्टिम होगा सीएसडी।
नहीं मिलेगा। अब सर्विस पे नहीं मिलेगा, फिर फेडरेशन ने फाइट करके मनोहर पर्रिकर से ऑर्डर इशू करवाया, रिटायरमेंट का बाद भी सीएसटी मिलना चाहिए, किधर मिलेगा? फ्रॉम वेयर यू विल गेट 2000 रुपया मान लिए। पर एक अच्छा लड़का ने लिखा, नया लड़का लोग बहुत एजुकेटेड है, उन्होंने आपको व्हाट्सएप भेजा, सर अभी मान लिया आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा कॉर्पोरेशन, 2000 रुपया आपको महीने मिलेंगे, लेकिन सीएसटी कैंटीन में हम आइटम परचेस कर रहा है, बाहर का एमआरपी और इधर का इसमें 3000 रुपया का फर्क है महीने में। ये 2000 के लिए हम 3000 रुपया क्यों सरेंडर करेंगे करके हमको सवाल पूछिए एक व्हाट्सएप पे, तो सच है ना। दूसरा, अभी कल कॉर्पोरेट रेड्डी ने हमको बताया इधर का कम से कम 50-100 एम्प्लॉइज का करीबन ये डीसीएम में, डिफेंस सिविलियन मेडिकल एड फंड में पेमेंट नहीं हुआ, उस फंड भी ये निर्णय लिया करने के लिए कोशिश की। अभी ये डिफेंस सिविलियन के लिए मेडिकल एड फंड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी कॉर्पोरेशन हो गया, उनको डीसीएम में भी एक नया पैसा नहीं, तो उसको भी फिर हमने फाइट किया, उसको भी बताया बाबा तो हम कॉर्पोरेशन नहीं होगा, उसको बिल्डिंग कॉर्पोरेशन हो गया, हम तो कॉर्पोरेशन नहीं, हम तो डिफेंस एम्प्लॉई है, तो हम डिफेंस सिविलियन है, डीसीएमएफ का बेनिफिट हमको मिलना है। अब तीसरा क्या है, यही मैथ्यू साहब आपका ही यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, हम तब ट्रेड यूनियन शुरू किया 1981 में, 82 में कॉमरेड मैथ्यू आवड़िया आया, उस समय हमारा पुराना यूनियन ऑफिस में बड़ा बिजी किया, उस समय ग्लोबल फैक्ट्री में 4000 वर्कर काम कर रहा, उसमें एक सीनियर कर्मचारी उठ के मैथ्यू साहब का सवाल पूछा, साहब आप इतना बड़ा बड़ा भाषण बोला, ठीक है अच्छा है, हम लोग के लिए आप फाइट कर रहा, बहुत धन्यवाद, लेकिन अगला महीना हमारा रिटायरमेंट के बाद हमको कोई मेडिकल का सुविधा नहीं, हम किधर जाएंगे? अभी हमको फैक्ट्री हॉस्पिटल है, सीएसएमए रूम, रिटायरमेंट के बाद हम किधर जाएगा? उसके लिए फेडरेशन क्या कर रहा है करके सवाल भेज, साहब तो बोला ठीक है हम देखेंगे करके बोला, तो सब लोग जाने के बाद फिर हमसे डिस्कस किया, हमने बोला साहब बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में सीजीएचएस में आता है, उनको रिटायरमेंट के बाद सीजीएचएस मिलता है, लेकिन हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हमारे लिए ओएफएमआर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडिकल रेगुलेशन, वो तो रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा, सीएसएम में रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा। तो मैथ्यू साहब ने नेशनल काउंसिल में एक एजेंडा दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को रिटायरमेंट का बाद सीजीएचएस का सुविधा मिलना चाहिए, उसका एजेंडा उन्होंने फाइट किया, उसका बाद सरकार ने ऑर्डर इश्यू किया, even though ordnance factory employees are not governed under CGHS while in service, रिटायरमेंट का बाद उसको CGHS का बेनिफिट, आपका अचीवमेंट है ना, आपका फेडरेशन का अचीवमेंट है, हमारा पर्सनली मैथ्यू साहब का अचीवमेंट। अभी हमको ठीक है, CGHS में 1000 प्रॉब्लम्स है, वो भी अभी दिल्ली में हमने डिस्कस किया, एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल को विड्रॉ कर रहा है, कैशलेस पेमेंट नहीं दे रहा है, उनका रेट 2014 का बाद रिवाइज नहीं किया, आज भी 135 रुपीज है कंसल्टेशन, वो इशू है, वो अलग हम फाइट करें, लेकिन आप एक दफा कॉर्पोरेशन का कर्मचारी होने के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद सीजीएचएस की तरफ से मिलेगा। कोई पब्लिक सेक्टर रिटायर्ड एम्प्लॉइज को कोई सुविधा है मेडिकल? कुछ भी नहीं है। Therefore, comrades, ये हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए, हम लोग का प्लेज होना चाहिए, हम लोग का वोट होना चाहिए। नो एम्प्लॉई ऑफ एमिनेशन फैक्ट्री गड़की, हम ओएसडी को भी बोला, आप भी लिख के नहीं देना। कानपुर में हम और पार्टी की 3 सीएमडी को मिला, उधर 3 हेडक्वार्टर है कॉर्पोरेशन, तीनों को मिला। बात खत्म होने के बाद हम लोग ने बोला हम आपको भी अपील कर रहा हूँ, आप भी टीम डेपुटेशन में हैं, आप चेयरमैन हैं, लेकिन तब ऑप्शन आएगा आपको भी लिख के देना है, I am recruited as a government employee, I will retire as a government। तो हम लोग का ये काम है, आप लोग सब यूनियन का इम्पोर्टेंट कैडर लोग है, सेक्शन टू सेक्शन, वर्कर टू वर्कर, लंच टाइम में, टी टाइम में, कभी बात आपस में बात करने का समय मिलेगा, उसी को एजुकेट करना है, बिकॉज
श्री कुमार साइन नहीं कर सकता आपके लिए। हाँ, हमने साइन करके दे दिया, आपके आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका जनरल सेक्रेटरी कर, लेकिन अल्टीमेटली इंडिविजुअल ऑप्शन जरूर। So you have to sign when the option comes to you. I will not join the corporation. I will retire and remain as a government. बाकी सब आप फेडरेशन का ऊपर छोड़ो, एनजीएस का लड़ाई, कॉर्पोरेशन का लड़ाई, नेक्सा का लड़ाई,